बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दीगर ममालिक में प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज़्म का बहुत शुक्रिया। आजकल तो माशाअल्लाह बहुत आ रहे हैं, 1-2 कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, मेरे कुछ ब्लॉग्स भी आए हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं, ही इज़ इन इन माय ओपिनियन वन ऑफ द की पीपल जिन्होंने एक बहुत बड़ी एक एक्सपोज़े किया रिसेंटली। वकास, वेलकम टू द प्रोग्राम वकास अहमद साहब। थैंक यू हैदर साहब। वकास आप तो सेलिब्रिटी हो गए, मैं तो आई एम जेलस ऑफ यू। वकास ने नाज़रीन आपने शायद इनको पता नहीं मोस्टली जानते होंगे, ये वॉरकास्ट के नाम से एक ट्विटर पे हैं। इन्होंने एक्सपोज़ किया था बाजवा हक्कानी फाइल्स दिसंबर 2022 में, जिसके बाद सारी दुनिया को पता चल गया कि बाजवा जो है वो किस तरह छुपे-छुपे बाजवा के साथ मिलकर अपनी कुछ बात मनवाना चाहता था अमेरिका से, और उसका डीजीआईएसआई फैज़ हमीद भी इन 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 जितनी ये बातचीतें से हैं। तो वकास, आई नो ये बार-बार लोगों ने आपसे पूछा होगा, बट आई थिंक इसको रिविज़िट करना है, बिकॉज़ बाजवा आया है, बार-बार इंटरव्यूज़ दे रहा है और बड़ी अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है। तो ज़रा गिव अस अ बैकग्राउंड कि ये हुआ क्या और ये कैसे आपने इसको पकड़ा कैसे? अच्छा, जब से ये हुआ अप्रैल लास्ट ईयर यानी पिछले साल इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, तब से मैं ढूँढ रहा था कि कोई मुझे प्रूफ़ मिले कि कहीं न कहीं पे कहाँ साज़िश हुई है। अब कुछ प्रूफ़्स तो हमें मिले जिस तरह के उसी रात को जिस दिन 10 अप्रैल की रात को हुकूमत गिराई गई, वो जो एक नोटिफ़िकेशन आ गया था द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो रात को खुली थी, बाजवा साहब की नौकरी बचाने के लिए, हुँ, वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें मिल गया कि ये इंटरफेरेंस हुई है। वहाँ से एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला। अब दूसरी एविडेंस जो था वो इमरान खान के साथ पास था, वो और किसी के पास नहीं था, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है साइफ़र। लेकिन अगर अमेरिका से साइफ़र आया है तो उसका कोई ना कोई और पेपर ट्रेल भी तो होगी। तो इस चीज़ की खोज में मैं लगा हुआ था पिछले साल से। और उसके क्लूज़ इधर-उधर देखना यानी जो लोग एक्टिव होने चाहिए वो एक्टिव थे या नहीं थे। अगर अब बाजवा साहब वाक़ई में इमरान खान की हुकूमत गिराना चाह रहे थे, तो उन्होंने कोई ना कोई तो अपने ट्रेसेस कवर किए होंगे कि मुझे बाहर से क्रिटिसिज़्म ना आए। देखिए दुनिया में कहीं पे भी कोई बंदा गवर्नमेंट गिराता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसा म्यांमार में हमने देखा जनरल्स ने एक गवर्नमेंट गिरा दी। उसके बाद इंटरनेशनल बैकलैश मिला उनको। अब उस बैकलैश से बचने के लिए बंदा कुछ ना कुछ तो अपनी फील्डिंग सेट करता है। तो उनके तो क्लूज़ होंगे यकीनन, तो वो क्लूज़ मैं उस टाइम पे ढूँढने लग गया कि ये किस तरह से हैं। तो एक साहब जिनकी तरफ बार-बार इशारा हो रहा था, वो थे हुसैन हक्कानी साहब। क्योंकि हुसैन हुँ। हक्कानी साहब एकदम से जब ये हुई 10 अप्रैल को, जब आप क्लूज़ ढूँढने लग जाएँ ना, तो आप लोगों की पोज़ीशंस भी देखते हैं कि क्या पोज़ीशन है किन किन लोगों की। अच्छा, पहले क्या थी और उसमें कोई तब्दीली आ रही है कि नहीं? नीली आ रही है कि नहीं, ये एक बड़ा हुँ, क्लू होता है कि लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कौन लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपको पता है हुँ, लोगों के अब पाकिस्तान तो इतना कोई ढका-छुपा नहीं है, लोगों की लॉयल्टीज़, अलायंसेस पब्लिक हैं और हुँ, उनका जो रिकॉर्ड भी है वो भी पब्लिक है। तो हुँ। जब उनकी अलायंसेस, जब उनके आप नैरेटिव्स देखते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि कौन किस साइड पे खड़ा हुआ है और फिर आप उनकी मोटिवेशंस में जाएँ कि क्यों कोई किस साइड पे क्यों खड़ा हुआ है। हुँ, अब देखें, हक्कानी साहब के ऊपर जो मैंने स्टोरी की, हक्कानी साहब का एक रिकॉर्ड है। उनका पब्लिक है सब कुछ। जो वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट थे, जो उनकी हिस्ट्री है, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे वो 80s में, अर्ली 90s में, उसके बाद उनके अगेंस्ट हो गए, फिर उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा। वो सारी हिस्ट्री पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें कोई वो नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है। उसमें लेकिन जब हमने देखा कि अप्रैल के अंदर जब हुकूमत गिरी, तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और बहुत सारे लोगों को इस बात के शदीद इख्तिलाफ होना चाहिए था कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत गिराई गई है। तो उसमें जिन लोगों को होना चाहिए था इस बात से इख्तिलाफ, वो क्यों नहीं हुआ? अब वेरी नाइस। हाँ, जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि क्यों नहीं हुआ इन लोगों को इख्तिलाफ, ये लोग तो हमारे इंसानी हकूक के अलमबरदार इतने सारे थे, उनको क्यों नहीं इख्तिलाफ हुआ? वो यानी इसकी वजह क्या है? अब कुछ तो लोगों की अपना नफ़रत हो सकती है इमरान खान की, वो नॉर्मली जो लोग नफ़रत और मोहब्बत के बलबूते पे जाते हैं आगे-पीछे, वो इतने हाई लेवल पे नहीं होते, वो आम लोग ही होते हैं। जो हाई लेवल पे स्ट्रेटेजिक मामलात पे जो लोग सोच रहे होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। जिस तरह हुँ, साहब हैं और जिस तरह के बाजवा साहब हैं। और बाजवा साहब ने भी ये की हरकत क्यों की और और उसको करने के लिए क्या-क्या एक्शंस दिए, अब उनका खोज लगाना। अब उसमें ये हुआ कि ना, जहाँ हक्कानी साहब की तरफ बार-बार मेरा वो जा रहे थे, क्लूज़ जा रहे थे।
तो खुदा का करना ऐसा हुआ, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ मेरा जाना हुआ हक्कानी साहब के पास, उनके अच्छा, घर। एक सवाल यहाँ थोड़ा-सा रुकिए। इससे पहले आपको हक़ानी साहब का रेड फ्लैग किस चीज़ से पकड़ा आपने कि यार ये बंदा, इसने स्टांस नहीं चेंज किया या स्टांस चेंज कर लिए? उनके कुछ आर्टिकल्स आए हुए थे जिसमें उन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट बात की हुई थी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हक में बात की हुई थी। अच्छा, अच्छा, पहली अच्छा। बार जब उन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हक में बात करनी शुरू कर दी ना, तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि ये यहाँ से क्या निकल रही है धुआँ? आग अच्छा, वहाँ अच्छा। पे लगी है। हाँ, तो ये धुआँ डीसी में किधर से निकला है कि ये जो है इसको हम सपोर्ट करते हैं, यानी ये कैसे हो सकता है ना? ये आर्टिकल जो है, ये 2 अप्रैल की उसकी ट्वीट से पहले का था या उसके बाद से? ये पहले से ये अच्छा, 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 कि अच्छा। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें जो है वो करना इमरान की हुकूमत थी, बाजवा चीफ था, सब सितंबर में, यानी जो पहला आर्टिकल जो छपा था हक्कानी साहब का, वो सितंबर में छपा था। 2021। हाँ, 2021 में, यस। सितंबर 2021। 2021 में छपा था कि हमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी चाहिए। दे आर कंप्लीटली इन पावर इन पाकिस्तान, तो क्या बात है! अच्छा, वो आपको एकदम इट शुक यू कि यार ये क्या चक्कर है? ये तो बड़े अरसे से चल रहा था कि ये हमने नोटिस क्यों नहीं किया। अब देखिए अप्रैल हुँ, में जब गवर्नमेंट गिर रही है, फिर हम देख रहे हैं कि ये जो सारे जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट गिराने के हक में है डेमोक्रेटिक, तो इनको तो अगेंस्ट होना चाहिए था। फिर आप इनके क्लूज़ देखने लग जाएँ कि सितंबर में ये आर्टिकल छप रहा है, तो ये क्यों आर्टिकल आया? यानी सितंबर हुँ। में इनको कोई बात पता थी जो हम बेवकूफ़ों को नहीं पता थी सितंबर में। अल्लाह! क्या क्या बात थी बात है! सितंबर में जो हम बेवकूफ़ों को नहीं पता थी? यानी वो जो हुँ, सिग्नल उन्होंने देख लिए थे, वो क्या सिग्नल थे? अब हुँ। ये कुछ लोगों ने भी उस टाइम पे मुझे बोला कि ये हक्कानी साहब की मुलाकात हुई है बाजवा के साहब के साथ। अच्छा, अब अच्छा। ये जो लोग हैं इनकी बात, ये बात मैं वेरीफ़ाई नहीं करवा सक रहा था। तो सबसे बड़ा मसला होता है ऐसी बातों में, जो सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं उनकी वेरिफ़िकेशन नहीं हो सकती। किसी ने आपको हुँ। आके बोल दिया कि ये हुई है मीटिंग, तो अब आप क्या करें? तो हुआ इस तरह कि मेरा जाना हो गया उनके पास। ये अब जो खाने पे। हाँ, यानी एक मुलाकात हुई, यानी प्राइवेट मुलाकात थी ठीक, और ये जो बात वहाँ पे हुई थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी। ठीक। उन्होंने बोला था अब ये ऑफ द रिकॉर्ड तोड़ना जो है यानी एक एथिकल चीज़ नहीं है, लेकिन जो-जो चीज़ें उसके बाद हुई हैं, मुझे उससे एहसास हुआ कि ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड का पाबंद नहीं हूँ इस मामले में, क्योंकि एक बंदा कत्ल हो गया, यानी अरशद शरीफ का कत्ल, उसकी शहादत उसके बाद हुई और इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो गया। उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड वाले वादे जो है ना, वो कुछ मानी नहीं मैं रखते। समझ गया, एक्सेसरी ठीक। टू मर्डर नहीं हो सकते आप कि ये जो है हुँ, साज़िश, आपको पता है ये सारी साज़िश हुई है और ये उसके बाद ये गोलियाँ भी निकल गई हैं। तो अब भी मैं चुप करके बैठा रहूँ और अब भी मैं अपनी कोई एक जर्नलिस्टिक कोई इंटीग्रिटी का झंडा गाड़ के ये बोलता रहूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी, समझ गया। तो उस मीटिंग में वो असल में जिनके साथ मैं था वो ट्रस्टवर्दी थे, वो कानी साहब के करीब थे, वो समझे कि मैं भी उनके बहुत करीब हूँ। मेरा बिल्कुल इरादा था कि जो भी वो बात बोल रहे हैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो हुँ, ये वो पुरानी बात है, ये अगस्त 2022 की बात है, हुँ, हुँ, तब हुँ, ये मुलाकात हुई। तो हुँ, तब हक़ानी साहब ने बोला कि अब हक़ानी साहब की पर्सनैलिटी भी है, जो लोग जानते हैं या आप कभी मिले हों, वो यानी खुद को काफ़ी पसंद करते हैं और वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा और वो बताते हैं कि वो किन-किन ज़बरदस्त चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, उनके हुँ, क्या बेहतरीन ख़्यालात हैं ज़िंदगी में। हुँ। तो वो तो बड़ा पुरजोश तरीके से ये सारी चीज़ें बताते हैं, वो रोकते नहीं हैं। कोई अगर ऐसी गैर-राज़ वाली कोई बातें अगर लोग समझ जाएँ कि वो रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि हक़ानी साहब के दिल में बहुत सारी बातें रहती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने खुद ही से अब ये एक बंदा मेरा ट्विटर पे मज़ाक उड़ा रहा था कि तुम एक रैंडम बंदे उसके सामने गए और उसने तुम्हारे सामने सारी साज़िश उगल दी और मुझे हँसी आ रही कि वाक़ई में ये हुआ, वाक़ई में रैंडम बंदा उसके सामने गया और उसने सारी साज़िश मेरे सामने ही उगल दी कि मेरी तो मुलाकात हुई है बाजवा से। अब ये जो बात है ना, ये जो फैक्ट है, जो कानी साहब ने मुझे खुद बोला कि मेरी मुलाकात हुई है सितंबर 2021 में बाजवा के साथ दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। हुँ, वो मुलाकात 2 दफ़ा हक्कानी साहब डिनाई कर चुके हैं डॉन के अंदर। डॉन के अंदर और इंडियन न्यूज़पेपर के साथ भी जब उनसे कमेंट लिया गया था हक्कानी बाजवा स्टोरी पे, तो उन्होंने डिनाई किया कि मेरी तो कभी मुलाकात हुई नहीं बाजवा साहब से, लेकिन अगर हुई भी है, तो क्या इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन डिनाई उन्होंने की है कि ये जो है मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे हाँ, सामने उन्होंने बोला है कि मेरी मुलाकात हुई है। 2 दफ़ा 2 दफ़ा हुई।
नहीं, उन्होंने मुझे बताया 2 दफ़ा उन्होंने डिनाई किया है। अच्छा, मुझे 1 दफ़ा मुलाकात का बताया। मुलाकात एक जिन लोगों ने बताया उन्होंने मुझे बोला कि उनकी 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। एक 2018 में सिर्फ़ फैज़ के साथ मुलाकात हुई है। ओह! अब ये बात 2018 में फैज़ के साथ हुई और 2021 सितंबर-अक्टूबर में बाजवा और फैज़ के साथ मिल हाँ, के हुई। हाँ, बिल्कुल, हो बिल्कुल। तेरे के अच्छा, लेकिन जो अच्छा। पहली मुलाकात जिसका मैं बोल रहा हूँ उसकी मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, ये मुझे नहीं है, लोगों ने ठीक है, बोला है। जो दूसरी मुलाकात की कन्फर्मेशन है वो हक्कानी साहब खुद कर चुके हैं, जो ठीक है, जिसको वो डिनाई करते हैं। ठीक अब है। इस मुलाकात में वो कहते हैं, हक्कानी साहब ने बोला कि इस मुलाकात में बाजवा ने बोला कि ये जो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, ये तुम ठीक कराओ और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। तो हक्कानी ने बोला कि हाँ, वो तो मैं करा दूँगा, लेकिन ये आपको इंडिया के साथ भी आपको इंडिया की भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। यानी आज जो इंडिया का जो भी सिचुएशन चल रहा है ना, आपको इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी। हुँ, तो हक़ानी साहब बोलते हैं कि बाजवा साहब इस बात से मुत्तफ़िक थे। दरमियान हुँ, में फैज़ साहब ने एक लुक़मा दिया कि इंडिया को भी देखना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, ये ना करें। हुँ, तो ये जो है यहाँ तक उन्होंने बात बताई, अब ये एग्रीमेंट तो उनके सामने हो गया। अब यहाँ पे जो हक़ानी साहब ने बात बताई, ये ख़त्म हो गई अब बात, ठीक है? इन्होंने मुझे ठीक। इतना बताया, ठीक है? अब उसके और उन्होंने ये भी बोला कि मैं तो अभी भी इन कॉन्टैक्ट रहता हूँ, मेरी तो होती रहती है फैज़ साहब से यानी वीकली व्हाट्सएप पे चैट होती रहती है। और सुने ये आपकी कब हुई थी मीटिंग हकानी ये से? अगस्त 2022 में। अगस्त 2000 अच्छा और उसने कहा कि मैं अभी तक इन टच हूँ व्हाट्सएप पे हाँ, फ़ैज़ हमीद के साथ। फैज़ हमीद के साथ। अभी इस टाइम पे फैज़ हमीद भी रिटायर नहीं हुए थे और बाजवा भी रिटायर नहीं हुए थे। बाजवा हुँ, साहब भी नौकरी पे थे और फैज़ साहब भी नौकरी पे थे। हाँ, अभी फ़ैज़ उस बाजवा साहब वक़्त हाँ, हाँ, तो अब मैंने पेशावर में। तो उस टाइम पे मैंने पूछा कि अब क्या करना है? अब आगे क्या होगा ना? हुँ, उस टाइम पे बातें ये चल रही थी कि बाजवा को एक्सटेंशन होगी। तो मैंने बोला कि बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा कोशिश तो करेंगे कि बाजवा की हो जाए एक्सटेंशन। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये ठीक है। हुसैन हक्कानी कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि बाजवा अगर की नहीं हुई एक्सटें एक्सटेंशन तो अगला कोई आ गया तो किस तरह का आना चाहिए? उसने बोला कि अगला भी अगर ऐसा ही होगा तो ठीक है वरना फिर खैर नहीं है। फिर? ये फिर खैर नहीं है, फिर बुरे हालात हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा अगर अगला बाजवा जैसा आया तो ठीक है, हाँ, अगर बाजवा जैसा ना हुआ तो खैर नहीं है। हाँ, फिर अब बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। और व्हाट डिड दैट मीन इन योर ओपिनियन व्हाट डिड ही मीन बाय सेइंग कि खैर नहीं है? But I think it was his wish कि अगला ऐसा ही आया कि यानी वो अपनी ख्वाहिश बेसिकली बयान कर रहे थे। पाकिस्तान की खैर होना ना होना वो तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो कोई हुँ, हुँ, भी यानी इन्होंने ये कोशिश की कि बाजवा की एक्सटेंशन हो जाए, वो भी नहीं करा सके, तो पाकिस्तान की खैर ना कराना की क्या बात है। बस ये है कि इनके दिल में हुँ, था कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है। अब ये ऑनेस्टली बिलीव करते हैं या जो कुछ भी जिस तरह से भी करते हैं, वो ये बिलीव करते थे ये बाजवा की एक्सटेंशन अच्छी है पाकिस्तान के लिए और यानी ही वाज़ पोर्ट्रेइंग दिस कि और जो अगला बंदा है वो भी बाजवा डॉक्ट्रिन का हो, तो तब अच्छा है वरना फिर जो है बुरे हालात होंगे पाकिस्तान के साथ, कुछ बुरा हो जाएगा। अब मैंने इस पे ज़्यादा बात नहीं की, क्या बुरा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, तो कन्वर्सेशन यहाँ खत्म हो गई। अब उस टाइम पे मैंने सोचा कि ये जो है बड़ी अच्छा इधर एक सवाल पूछूँ मेरा आपसे जी, जी। तो इस जो मीटिंग से और हक़ानी की बात से अगर मैं सुन रहा हूँ जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि बाजवा ने बिल्कुल अलाइन कर लिया था अपने आप को अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि आई एम योर मैन इन पाकिस्तान और मुझे एक्सटेंशन दो, तो आपके लिए बेहतर होगा। अलाइन कर नहीं लिया था, ये मैं इस बात तक नहीं जाऊँगा, मैं ये बोलूँगा कि अलाइन करने की कोशिश की, उसने दिल में ख्वाहिश का इज़हार कर दिया था कि ये हो जाए, तो बड़ा अच्छा होगा। बाजवा साहब चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाऊँ, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाऊँ, हुँ, तो बड़ा हुँ, अच्छा होगा और इस चीज़ के लिए दरमियान में हक्कानी साहब किसी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे। बस समझ हो जाते तो उनका काम बन जाता है, यानी उनकी मुरादें पूरी हो जाती, वो नहीं हुए असल में बात हुँ, यही पता चली ना इवेंचुअली कि जो भी वो चाहते थे, वो इस तरह से नहीं हो सका। नहीं हो सका, ठीक। क्योंकि उन्होंने जो पूरा काम था वो खराब भी कर दिया था बहुत सारा हुँ, ना उनके यानी स्ट्रैटेजिकली शायद ठीक हो, टैक्टिकली उन्होंने बैटलफ़ील्ड पे सारी एक के बाद एक डिफीट्स उनको हुई और वो नहीं अपने गोल तक पहुँच सके। तो लेकिन उनकी ख़्वाहिश ये इस कन्वर्सेशन से मुझे ज़ाहिर हुई। अब मैं आ गया वापस, मैंने सोचा कि यार इस बंदे ने ये सब कुछ क्यों बोल दिया है और यानी अजीब बंदा है, ये तो सीक्रेट रखने वाली बात होती है। ख़ैर उसके बाद मैं दोबारा ढूँढना शुरू हो गया। अब मुझे पता था कि कौन-सा डॉक्यूमेंट ढूँढना है कि किसी ना किसी तरह मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल जाए
कि बाजवा साहब ने हक्कानी साहब को किसी तरह फॉर्मली हायर किया है। तो ये इवेंचुअली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया अमेरिकन फारा से, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी जनवरी 2022 के अंदर जब उन्होंने फाइल किया फारा ग्रेनियर साहब ने, तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि नहीं, उसमें तो उस टाइम पे ये फाइल हुआ कि पीटीआई के गवर्नमेंट ने किसी बंदे को हायर किया, किसी पीटीआई के बंदे ने हायर किया है अमेरिकन लॉबीइस्ट, जो कि रॉबर्ट ग्रेनियर है। ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगली फारा फाइलिंग में ये आया कि रॉबर्ट ग्रेनियर ने हक्कानी साहब को पैसे दिए हैं। अब देखें, एक आम बंदे को आप बताएं ना, तजस्सुस नहीं होगा उसको कि पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई का एक बंदा, वो जो दुरानी साहब हैं, पूरा नाम मुझे इफ्तिखार दुरानी साहब, इफ्तिखार दुरानी, हाँ, इफ्तिखार दुरानी साहब हुसैन हक्कानी को पैसे दे रहे हैं कि वो पीटीआई के लिए लॉबिंग करे। आपको यानी तजस्सुस नहीं होगा, ये कैसे हो गया? पीटीआई ने ऐसा कौन सा जादू किया है कि हुसैन हक्कानी साहब उनके काबू में आ गए एक जिन की तरह? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बड़े सारे लोगों ने ये फारा फाइलिंग देखी, लेकिन उन्होंने इस चीज की खोज लगाने की कोशिश नहीं की कि पीटीआई और हुसैन हक्कानी ये मिसमैच है। अब एक बंदा है फहद देशमुख ट्विटर पे, ये मुझे बताएं, ये फारा फाइलिंग आपके नोटिस में कैसे आई? ये फारा फाइलिंग मुझे किसी ने भेजी सबसे पहले कि ये देखो, ये फारा फाइलिंग में हुसैन अच्छा हक्कानी। किसी ने उठा के भेजी। हाँ, अच्छा, मैं उस टाइम पे ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन मैंने फीलर आगे डाले हुए थे कि अगर किसी को कुछ इस बारे में मिले तो मुझे बस ठीक है। हाँ, तो फारा और फाइलिंग रॉबर्ट ग्राइनर, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये फॉर्मर सीआईए स्टेशन चीफ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान और से, हाँ, अब ये लॉबियस्ट बन चुका है अमेरिकन गवर्नमेंट का। अमेरिका, ठीक है, बिल्कुल। ओके। तो इसको हायर किया बेसिकली इफ्तिखार दुरानी साहब ने, और इन्होंने आगे से हायर किया हक्कानी साहब यार को। मुझे ये बताओ, इफ्तिखार दुरानी को मैं जानता हूँ, वो हाँ। इतना बेवकूफ है कि वो ये डॉक्यूमेंट साइन कर गया? मुझे नहीं, ये नहीं, वो बताओ। बेवकूफ नहीं है। वो मुझे लगता है कि वो उनका दिल साफ था, उनकी नीयत साफ थी। उन साहब के पास कोई आए, जो मुझे कहानी पता चली है, ये मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कन्फर्म ये। उन साहब के पास इफ्तिखार दुरानी साहब के पास कोई साहब आए, उन्होंने बोला कि ये देखिए, मुल्क के लिए एक हम अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए हमने लॉबिंग करनी है, तो गवर्नमेंट के से हम पैसे दे नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट से देंगे तो ये बात आएगी कैबिनेट में आएगी, और वो जो है इसका पेपरा से गुजर के जाएगी, और ये जो है सीक्रेट, यानी डिप्लोमेटिक सेंसिटिव नेचर का काम है। लॉबिंग जो है, अफगानिस्तान, उस टाइम पे अफगानिस्तान का नया-नया वो हुआ था ना कोलैप्स, तो ये सीक्रेट नेचर का काम है, तो आप हमारी मदद कर दें। और वो टाइम था 2021 जून, 2021 जून में किसी के वहम-ओ-गुमान में भी होगा कि ये इमरान खान के पीछे छुरियाँ तेज़ हो रही हैं, पीठ में छुरा घोंपने के लिए। उस टाइम पे तो सिंगल पेज था, सारे जो है दोस्ती में लगे हुए थे। ये जो सारे लोग आजकल तो एंटी वो जो उस वक्त डॉक्यूमेंट साइन हुआ था ग्रेनियर के साथ, उसमें हुसैन हक्कानी का कोई जिक्र नहीं था। नहीं, उसमें हुसैन हक्कानी का कोई हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर इसने, इफ्तिखार दुरानी ने साइन किया होगा कि जी ये पीटीआई के लिए लॉबिंग होगी। पीटीआई ठीक के है, लिए ठीक लॉबिंग हो रही है, ये गवर्नमेंट के लिए है। समझ पीटीआई गए। के लिए नहीं, उनको पता था कि ये गवर्नमेंट के लिए, यानी स्टेट के लिए लॉबिंग हो रही है। स्टेट तो के लिए उन्होंने हो रही है, साइन लेकिन हम इसको ऑफ लाइन ले रहे हैं चूंकि वो पब्लिक ना हो जाए। चले ठीक है। ग्रेनियर ने तो बहुत बाद में जाके डिस्क्लोज किया कि ओ हाँ, यानी एक अमेंडमेंट डाली थी उसने। ग्रेनियर ने अमेंडमेंट डाली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कि आई फॉरगॉट टू डिस्क्लोज कि मैंने इसमें से 25,000 30,000 मैंने हुसैन हक्कानी को दिए। का साहब, ये ना मैं आपका ये चला रहा हूं जिसके अंदर आपने लिखा है कि जुलाई 16 जुलाई को ये ग्रेनियर ने हम्म, अपना ये फारा फाइल की, हम्म। और उसके बाद उसने दूसरी जो फाइल की अमेंडमेंट जो है, उसने कब फाइल की? उसने मेरे ख्याल से लेट फाइल की, अक्टूबर में 2022 के, या हाँ तब हाँ। उसने अक्टूबर 2022 में उसने जाके डिस्क्लोज किया कि जी ये तो जी जी था मेरे जी साथ। जी जी, उसने 31 अक्टूबर को एक फारा सप्लीमेंट, 6 महीने का पीरियड जो जनवरी 22 में खत्म होता था, हाँ, उसकी अमेंडमेंट फाइल की, और उसने कहा जी इसके अंदर मैंने जनाब $1.5 लाख जो है मुझे मीडिया रिसर्च के लिए मिले हैं। और हाँ जी, आप बताएं फिर, ये और मैं फिर चला। उसने $30,000 हक्कानी साहब को दिए। अब ये बाद में फाइल हुई, तो बाद में पता चला कि ये, यानी अक्टूबर में जाके पता चला कि ये हक्कानी साहब को भी पैसे गए हैं। अब जो है यानी हक्कानी साहब के पास भी जब पैसे आए होंगे, उन्होंने पूछा नहीं कि ये कौन-सी रिसर्च करनी है, और ये पीटीआई क्यों मुझे पैसे दे रही है। असल में हम्म। बात ये थी कि ये पैसे थे एक रिपोर्ट के लिए। वो और ना सिर्फ रिपोर्ट के लिए, एक फेवरेबल माहौल बनाना बाजवा साहब के लिए, जब बाजवा आएँगे अमेरिका, और उनको
एक थपकी मिलेगी कि ठीक है, तुम ही संभाल सकती हो बेटा, पाकिस्तान में जाके तुम्हारे बाद कोई भी नहीं है, तो तुम एक्सटेंशन ले लो। और ये हकानी को एक किस्म का कंसल्टिंग फी दी $30,000 कि हाँ, तुम माहौल बनाओ, मेरे हक में कोई हाँ। आर्टिकल लिख लो, जो कि उसने लिखा भी। जो वो उसके एक लिखा भी, और फिर उसने रिपोर्ट भी एक लिखी, जो कि हडसन इंस्टीट्यूट पे छपी, और उस रिपोर्ट के अंदर 5-6 सिग्नेटरीज हैं, और वो रिपोर्ट जो है बेसिकली अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें, वो जिस दिन बाजवा साहब आए थे उसी दिन उन्होंने यानी सर्कुलेट की थी बहुत सारे सर्कल्स के अंदर, हक्कानी साहब ने खुद। और उस रिपोर्ट को आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ अगर आपको एंगेज करना है, तो पाक फौज के साथ एंगेज करना है, और पाक फौज के साथ अगर आप नहीं एंगेज करेंगे तो उसके ये नुकसानात हो रहे हैं, और जमहूरियत को तो दफा करें, उससे क्या लेना देना। वकास, ये वही रिपोर्ट है जिसमें ये रायन क्रॉकर, कैमरन हंटर, इस किस्म के लोगों ने भी कोई साइन किया है, हाँ, हाँ, कमरान बहुत से बुखारी, लोग हैं। हुसैन हकानी। हाँ, हाँ, और उसमें वो यूसुफ भी है, क्या नाम है? जी, 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 जी। यूनुस। उज़ैर यूनुस भी है। हाँ, अच्छा, 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 ये सारे वहाँ के टाउट्स हैं, मैं समझ हाँ, गया। बेसिकली ना ये हुँ। अब इसकी भी स्टोरी है ना, वो भी ये कहीं से आई है कि जिन लोगों ने साइन किए उन्होंने कंट्रीब्यूट भी नहीं किया एलिजिडली। कानी साहब ने खुद ही इस रिपोर्ट पे ज़्यादातर काम किया, शायद उज़ैर यूनुस से 1-2 सेक्शन उसने करवा लिए हों। हुँ। लेकिन जनरली बाकी सब लोगों को बोला कि ये मैंने लिखा है रिपोर्ट में, आप लोग मुत्तफ़िक हैं? उन्होंने कहा हाँ, तो ठीक है हम साइन कर देते हैं। ये इस तरह से ये रिपोर्ट आई है, और जिस दिन बाजवा साहब आए उस दिन रिपोर्ट रिलीज़ हो गई। फ़ेवरेबल माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की गई, हुँ। लेकिन नहीं बन सका क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में जो गंद घोला हुआ था बाजवा साहब ने, जहाँ पे उनके खिलाफ जलसे-जुलूस हो रहे थे, और उनकी अनपॉपुलैरिटी अपनी यानी वैलीज़ तक पहुँची हुई थी, ट्रेंचेज़ में थी उनकी हुँ। पॉपुलैरिटी। तो उस टाइम पे यानी कौन उनके सर पे हाथ रखता? यानी आप लायबिलिटी तो नहीं पालते ना, तो यहाँ पे उस लायबिलिटी को नहीं पाला गया, और यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया अपनी, जब फाइनली नाउम्मीद होके यहाँ से गए और फिर उन्होंने बोला कि शायद मैं एक्सटेंशन अपनी ना लूँ, लेकिन पाकिस्तान में भी जाके उन्होंने फिर भरपूर कोशिश की, एक सेकंड वेव आया, जिसके अंदर हमने देखा कि क्या हुआ, इमरान खान के ऊपर गोली चली और अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। फिर जब हुँ। अरशद शरीफ शहीद हो गए, उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि ये देखें, ये तो इस तरह से यानी ये सारी ये घड़ियाँ। इस इतने इंटेंस लेवल तक ये तो ले गए हैं। हाँ, हाँ। और फिर यानी अनएक्सेप्टेबल था ये सारी चीज़ें, हुँ, हुँ, और फिर लेकिन बाजवा साहब को रिटायर होना पड़ा, और ये हुँ। डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ गए, और ये पूरी जब आप स्टोरी इस तरह से बैठ के सोचते हैं, तो ये इस तरह से बना है। तो अगर हम चाहते हैं कि उफ़, यानी उफ़, 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 मेक उफ़। सेंस ऑफ दिस रेजीम चेंज, कि बाजवा साहब के पास ये किस तरह से आई है, किस तरह से उन्होंने यहाँ से कोई अब पाकिस्तान में भी, अब देखिए ना यही इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में उन्होंने क्या-क्या एक्शंस लिए, किस-किस के पास गए, अगर सूटकेस दिया किसी को, किस कहाँ से आया, उसके लिए हर चीज़ का ट्रेल होता है। अगर कोई बंदा देखना चाहे, अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ी-सी आज़ादी दे दी जाए, अगर पाकिस्तान की हुकूमत वाक़ई अच्छी हो और वो बोले कि ठीक है, जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी है करो, ये यहाँ पे बहुत ही इल्लीगल चीज़ हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई है। आम मुल्कों के अंदर इस चीज़ पे फांसियाँ लग जानी चाहिए कि ये जो है कितनी गलत आपने हरकत की है। आपने अवाम से उनका मैंडेट छीना है, और उसके लिए आपने कितनी साज़िशें आपको करनी पड़ी हैं। एक कानून तोड़ने के लिए, एक सबसे बड़ा कानून तोड़ने के लिए आपको ज़मीन हिलानी पड़ी है। आपको कितने सारे कानून तोड़ने पड़े हैं। तो तो ये ये जस्ट सॉरी बिफोर यू गो, तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन की एक बहुत बड़ी जीती जागती सबूत है इस आदमी का, ये हुसैन हक्कानी फाइल्स। और ये बड़ा क्लियर एक हमें कनेक्शन और नेक्सस मिलता है बाजवा का, हुकैनी और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कि जी मैं आपका बंदा हूँ, मैं मुझे वो करें, एक्सटेंशन दे। और इसने जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में ओपन एक किस्म की बगावत कर दी थी इमरान की हुकूमत के खिलाफ यूक्रेन, जिस पर हुसैन हक्कानी ने इसकी तारीफ की थी, बिल्कुल, जिस पर मैंने आर्टिकल लिखा कि बाजवा इज अ मीर जाफर और मीर सादिक। मैंने बिल्कुल। 3 अप्रैल को लिखा, बिकॉज़ मेरे एकदम कान खड़े हो गए, जो आप ये कह रहे हैं ना। सब हो रहे थे ना उस टाइम पे कि ये किस क्या बातें क्या हो रही हैं यहाँ पे? देखें, ये हाँ, किसी से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। क्या हाँ, ज़रूरत है आर्मी चीफ को इंटरनेशनल फोरम पे अपनी प्राइम हुकूमत। मिनिस्टर को अंडरमाइन करना? हुँ, यानी इसका सेंस नहीं बनता, और फिर वहाँ से यानी ये जो सीक्रेट टेबल टेनिस खेली जा रही है, हम हुँ, क्या हमें नज़र नहीं आ रही है? दोनों साइडों पे हमें गेंद तो नज़र आती है कि दरमियान हुँ, वाला हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हुँ, दोनों साइडों पे हमें बॉल तो नज़र आ रही है। किस हुँ, तरह से खेली जा रही है ये गेम? तो ये इसी तरह से ही खेली गई है ये गेम। इशारों-इशारों में इन्होंने कोशिश की है कि जहाँ तक जाया जा सके, जिस तरह की भी सिचुएशन बनाई जा सके, इस तरह की बनाई जाए कि मेरी नौकरी जो है लंबी हो जाए।
अब वो नहीं हो सकी है और अब वो पछताते फिर रहे हैं, इधर-उधर इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। ये बात तो बताएं कि ये जो इनके सिंपल सिंपल प्रूफ्स हैं, यानी एक सिंपल सादा प्रूफ है कि 9 अप्रैल की रात को वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, कैसे खुली लाहौर हाई कोर्ट। ये जो है साबिक चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, वो बताएं कि किसने आके दरवाजा खटखटाया और कैसे हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का चलो हम समझ जाते हैं, लेकिन इस कोई नोटिफिकेशन जब जारी नहीं हुआ तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आया और फिर ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए? ये और हकानी बाय साहब द वे वो जो डॉक्यूमेंट है पिटीशन का, वो अनफिल्ड है, उसमें नाम भी नहीं है, डेट भी नहीं है बिल्कुल। कि अगर हो गया तो जल्दी से भर के ना और लेके और उसको अतर मिनल्ला तो खैर बहुत ही कॉम्प्रोमाइज आदमी है, मॉरली एंड फाइनेंशियली करप्ट है। अच्छा, इस बात का थोड़ा सा 1 साल आगे, अभी आपने, मैं देख रहा था 24 मार्च को आपने कहा आई हैव बीन लाफिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने साथ हंस रहा हूँ 1 साल से, बिकॉज मेरे सामने हकानी ने मुझे कहा था कि मैं बाजवा को यूएई में मिला था बिल्कुल। और वो मुझे कहता है कि मैं बाजवा के फैज के साथ व्हाट्सएप इज रेगुलरली इन कनेक्शन कांटेक्ट हूँ और उसने मुझे, और मैं बाजवा के ऊपर एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ और वो आगे कुछ उजैर यूनुस का आपने कहा, ये क्या था, ये माजरा क्या यही था? बात है ना, देखिए आपको एक कोई बात हो ना, आपको पता हो 100%, आपके सामने किसी ने बोली भी हो और आपके सामने उसने एडमिट किया वो, और फिर वो पूरी दुनिया में जाके जो अखबारों को वो बयान दे रहा है कि मैं बाजवा से कभी मिला ही नहीं, तो ये तो इतनी मेरे लिए फनी बात थी। लेकिन अब मेरे लिए एक उलझन भी थी कि ये मैं लोगों को किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि ये जिस तरह से हो गया, ये तो बिल्कुल एक फिक्शनल स्टोरी लगती है ना, तौबा कि तौबा। मुझे तो ये बिल्कुल दिल में पता है, लोग कहेंगे यार क्या पता ये सच बोल रहा है, क्या पता ये झूठ बोल रहा है, क्या पता एग्जैजरेट कर रहा है, लेकिन मैं हम्म आपको 0% एग्जैजरेशन है। जो वो बातें उसने बोली थी वो मैंने आपको बोली हैं, बल्कि शायद मैं कंजर्वेटिव हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फ प्रोजेक्शन करता है, वो पुश करता है कि मेरा ही हाथ है हर चीज में जो दुनिया में अभी हो रहा है। पर बिकॉज देखो, इससे पता चलता है आपकी जो जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी का, कि आपने मिलने के 1 साल बाद जाके ये डिस्क्लोज किया है ना? जी, बिल्कुल, यानी जब मेरे पास प्रूफ आ गया, जब मैं उस टाइम पे हक्कानी साहब ने ये नहीं मुझे बताया कि मैं पैसे भी ले रहा हूँ और मेरा जो है ये ग्रीनियर से ये कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया। उन्होंने अपनी बातें छुपा ली ना, लेकिन जब बाद में डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आए, जब बाद में मैंने ये सारा 2+2 किया और फिर मैंने देखा कि बाजवा साहब किस हद तक गए हैं, यानी उस टाइम पे जब आपको नहीं पता होती ना इन्फॉर्मेशन, जब आप श्योर नहीं होते, तो आप थोड़ा बहुत करते हैं यार क्या पता इमरान खान को वाक़ई किसी पागल ने गोली मारने की कोशिश की हो, क्या पता अरशद शरीफ को जो है वाक़ई केनियन पुलिस ने गलती से मार दिया। ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं ना, आपके दिल में एक थोड़ा 1% भी हो ना एहसास कि यार शायद आई एम नॉट 100% राइट, तो आप नहीं बोलते पब्लिकली जाके। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होंगी और फिर जब मैंने ये भी देख लिया कि यार ये इस तरह से हुई हैं, वो एक बंदा चाह रहा था एक्सटेंशन, वो यहाँ तक उसने कानून तोड़ा हुआ है, तो वो क्या उससे तो ये बईद नहीं है। तो क्या मैं इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहता हूँ? क्या मैं आज से 10 साल बाद बोलूँगा कि यार मुझे पता थी ये बात और मैं चुप करके बैठा क्योंकि मैंने वादा दिया था। ये हिस्टोरिकल जो हमारे सामने हो रही हैं चीज़ें, ये हिस्टोरिकल हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये हिस्ट्री बुक्स में आएँगी कि इमरान खान को इस तरह से हटाया गया था और कातिलाना हमला हुआ, एक जर्नलिस्ट को मारा गया था। तो अगर उस बारे में मुझे कुछ भी पता हो तो मैं उसको ऑन द रिकॉर्ड ज़रूर रखना चाहूँगा अभी। बिल्कुल ठीक है। वकास, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको एक साइड स्टोरी बताता हूँ, फिर हम आखिरी सेगमेंट पे चलते हैं। इसने मुझे ना कॉल किया आपकी स्टोरी ब्रेक होने से 48 घंटे पहले, मुझे तो पता ही, आउट ऑफ द ब्लू इसके साथ मेरा बड़ा झगड़ा है। मैंने इसके खिलाफ बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं, हुसैन हक्कानी के खिलाफ, और इसने मोहित पीरजादा का ग्लोबल विलेज स्पेस है, उसने छापा, इसने उसको थ्रेटन किया कि वो उसको सू कर देगा अगर मेरा आर्टिकल ना निकाला। मैंने कहा ये मोल था, ये था, वो था, फलाना, मैं इसके बड़े खिलाफ बात करता हूँ। सबको पता है, पूरी पाकिस्तान में पता है, फौज में पता है, आईएसआई में पता है। उस जमाने में बड़ा आईएसआई का फेवरेट, ये मुझे कहते थे आप हमारे जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। एनीवे, इसने मुझे कॉल किया और मुझे कहते हैं मेहदी साहब देखिए, अब जो आप बातें कर रहे हैं फौज के मुतालिक, मैं भी पहले वही करता था, अब आप मेहरबानी करके अपना जो आपकी राय है मेरे मुतालिक उसको तब्दील कीजिएगा और अब आप जाहिर करें दुनिया के सामने कि हम सही थे, या हम करके बात करता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब नहीं ना। तो मैंने कहा हुसैन हक्कानी, बात तू सही कह रहा है, लेकिन तेरी नीयत जो है वो गंदी है, मेरी नीयत साफ है। नहीं, नहीं,
जब हम प्लेटफॉर्म के इस साइड पे आए हैं तो आप क्यों दूसरी साइड पे चले गए? तो आए हमारे साथ खड़े हुए। you know what he wanted me to go publicly on record. इसको दरक हो गई थी किसी तरीके से, I don't know how, कि आप तक इंफॉर्मेशन और आप रिलीज कर रहे हैं पता नहीं कैसे, बट उसके ठीक मुझे 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आपने ये स्टोरी ब्रेक की और इसने मुझे फोन किया। एनीवे, अच्छा एक थोड़ा सा आगे चलते, बट ये तो बड़ी स्कूप है। जी जी वकास बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट वर्ड जल्दी। आप आगे, आप अच्छा तो वकास, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने आपके एक ट्वीट का वो सीक्वेंस पढ़ा कि आप एक वेब बेस्ड मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, लाइक न्यूज़पेपर, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, ये क्या है, व्हाट्स द प्लान, और क्यों करना चाह रहे हैं आप? देखिए, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो ये है कि पिछले 1 साल में जिस तरह कि आपने देखा हुआ होगा कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं बचा। आपको ये भी नहीं शायद याद हो कि 25 मई को कितनी रेड्स हुई थी, किन-किन लोगों के घर पे रेड्स हुई थी। और कितना बड़ा क्रैकडाउन हुआ था उस टाइम पे। अब ये चीज़ें अगर कोई हिस्टोरियन अभी किताब लिखने बैठेगा, आज से 10 साल बाद किताब लिखने बैठेगा, तो वो कहाँ से लेगा इन्फॉर्मेशन? कहाँ से लेगा इन्फॉर्मेशन? अब देखिए, ये मसला इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ना मैंने 10 साल काम किया है और पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स के अंदर मैंने काम जी, किया। मैं नाज़रीन बताता चलूँ, वो मैं इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। वकास बिज़नेस रिकॉर्डर के डिजिटल हेड रहे हैं, डेली पाकिस्तान के डिजिटल हेड रहे हैं। माशाल्लाह, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन डिजिटल इनोवेशन की है। इन्होंने बोस्टन ग्लोब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टूल खुद बनाया है डिजिटल का, सोशल लिसनिंग टूल बनाया है। इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए कंसल्टिंग करी। ये लाइट वेट आदमी नहीं है कि इधर-उधर की बस बात जोड़ी, इधर फेंके। दिस गाय इज़ अ प्रोफेशनल इन हिज ओन राइट, और बहुत ज़बरदस्त ये खूबसूरत एक ये मिलाप है, एक टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट का, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का और एक जर्नलिस्ट का। ब्यूटीफुल। जी, जी, वकास गो अहेड। अच्छा, तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो अगर आप देखते हैं ना, आपने ज़रा-सा भी पाकिस्तानी मीडिया में काम किया हो, तो आपको एहसास होगा कि और ये मैंने रिसेंटली एक स्टोरी भी की थी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो सस्टेनेबल ही नहीं है, जो इस करंट फॉर्म में चल रहा है। जो हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, उनको बहुत बड़ी एक फंडिंग जो है गवर्नमेंट से आ रही होती है, तो वो सबसे पहले ही लेवल पे आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं कि आप डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट एड्स के ऊपर। जो आपकी डोमेस्टिक एड इंडस्ट्री है, वो इतनी बड़ी है ही नहीं कि वो एक लार्ज साइज़ न्यूज़पेपर को सस्टेन कर सके। सही। आपकी एड इंडस्ट्री इतनी छोटी है और वो आपकी बेसिकली आपकी जो रेगुलर इकोनॉमी है, वो ही इतनी छोटी है, आपकी सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि आप जो है, आपका एड रेवेन्यू इतना है ही नहीं कि बड़े न्यूज़पेपर्स को वो सस्टेन कर सके। ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तानी जो मीडिया है, वो पाकिस्तानी एलीट रन करती है। पाकिस्तानी एलीट के अपने इंटरेस्ट हैं और वो प्राइमरीली बिज़नेस इंटरेस्ट हैं। जो डॉन के वाले हैं, उनके अपने बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, ट्रिब्यून वाले हैं, उनके अपने बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, दुनिया टीवी वाले यानी हर लोगों के, मैं किन-किन का नाम लूँ, सबको पता है। अगर आप थोड़ा-सा भी डिग करेंगे कि किसका ओनर कौन है, उसके अपने क्या-क्या बिज़नेसेस हैं, उसकी अपनी क्या अलाइनमेंट है, उसकी अपनी क्या दोस्ती है, उसकी अपनी किससे शादी हुई हुई है, किससे इसके साथ रिश्तेदारी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली एक स्पाइडर वेब है जो टॉप पे बना हुआ है और जो पाकिस्तानी एलीट आपस में ही करती है। जब इनकी लड़ाई भी होती है तो वो उसके आपस में ही करके वो आपस में ही सुलझा लेते हैं। हमारे तक तो कोई बात पहुँचती नहीं है। तो इन्होंने फौज पे कब्जा किया, कारोबारी पे कब्जा किया, एग्जीक्यूटिव पे कब्जा किया, पार्लियामेंट कब्जा किया और मीडिया भी कब्जा कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, अब ठीक। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मीडिया एक्सिस्ट करना बड़ा ज़रूरी है और ये बड़े अरसे तक नहीं हो सक रहा था। लेकिन अब हमारे पास मुझे लगता है कि एक इतना साइज़ आ गया है लोगों का कि हम यानी एक मिडल क्लास एजुकेटेड प्रोफेशनल लोगों की पॉपुलेशन इतनी आ गई है कि वो इसको सस्टेन कर सकें अपनी मेंबरशिप के साथ। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर होगा, वेब बेस्ड, जी, वेब बेस्ड। डिजिटल ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और ये फंडेड होगा बाय रीडर्स, बिल्कुल रीडर रेवेन्यू मॉडल पे होगा और यही मैंने अपने मास्टर्स में भी यही पढ़ा है। जो मेरे प्रोफेसर थे जे रोज़न, उन्होंने एक गाइड भी लिखी है मेंबरशिप पज़ल प्रोजेक्ट के नाम से कि किस तरह से आप एक मॉडर्न मेंबरशिप बेस्ड न्यूज़ पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो वकास, ये जो, और आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कोई शायद 200 इसी किस्म की जो डिजिटल
न्यूज़ पेपर्स हैं उनको मैनेज करती है, उनको टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म सप्लाई करती है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे अब न्यूज़पेपर क्योंकि वो मूव करना चाह रहे हैं एड रेवेन्यू मॉडल से मेंबरशिप फंडेड मॉडल पे। तो स्पेशली जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, जो स्टेट लेवल न्यूज़पेपर हैं, सिटी के, टाउन के अपने छोटे-छोटे न्यूज़पेपर हैं, तो अगर उनके 30,000 20,000 भी मेंबर्स होते हैं, तो वो उनकी जर्नलिज़्म को सस्टेन कर लेते हैं। अच्छा, की अच्छा, वजह अच्छा, से अच्छा। जो आपका जर्नलिस्ट है वो इंडिपेंडेंट रहता है और वो आंसरेबल हुँ, रहता है अपने मेंबर्स को। बजाय हुँ, इसके कि वो आंसरेबल हो गवर्नमेंट को या अपने एडवर्टाइज़र को। तो जो उसकी ऑडियंस है मुझे यहाँ पे अमेरिका के अंदर मैंने जो 2 साल में अपना मास्टर्स किया वो एक मैंने डेफिनिशन सीखी है जर्नलिज़्म की जो कि मैं कहता हूँ कोर है मेरी जो कुछ भी मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में। वो ये है कि जर्नलिस्ट होता कौन है? जर्नलिस्ट वो होता है कि जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है वो उसको सोसाइटी अपनी कम्युनिटी तक पहुँचाता है। अब वाह, देखिए वाह, वाह! एक जो समझे वो जो हुआ था ना ज़िले शाह की डेथ हुई थी। हुँ, ज़िले शाह की जो डेथ का पोस्टमार्टम था। अब उसकी डेथ का पोस्टमार्टम के बारे में एक डॉक्टर को पता होगा। वो इन्फॉर्मेशन एक्सिस्ट करती है ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर। यानी कुछ हुँ, डॉक्टर्स को पता है कि ये देखें, ये पोस्टमार्टम हुआ है और इस पोस्टमार्टम का ये मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब इसको टॉर्चर किया गया है। हुँ, उस डॉक्टर को यानी एक सर्टेनिटी से पता है 80% 90% की ये बात हुई है, लेकिन आम आवाम को नहीं पता। लेकिन हुँ, वो इन्फॉर्मेशन एग्ज़िस्ट तो करती है ना कम्युनिटी के अंदर। हुँ, अब आपका हुँ, काम है एज़ अ जर्नलिस्ट कि वो इन्फॉर्मेशन उधर से लेके अपने पूरे हुँ, यानी अवाम तक पहुँचाना। और इस हुँ। तरह हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिटी के अंदर एग्ज़िस्ट करती है, जर्नलिस्ट बेसिकली एक आपका मीडियम होता है कि अवाम तक पहुँचाने के लिए। और वो तो सर्व करता है अवाम को। वो यानी उसका वो जो वो आंसरेबल है उन लोगों को जिन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं क्योंकि वाह, 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 इन्फॉर्मेशन वाह! जो लेकर आ रहा है, वो हुँ। अमानत है उसके पास। ओहो! सो इट्स लाइक अ पब्लिक सर्विस रियली यस, अगर ये नहीं है तो फिर वो जर्नलिज़्म नहीं है। फिर फिर आप जो जर्नलिज्म। कुछ भी करें अगर फिर अब मैं सच भी बेशक बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ वही सच बोल रहा हूँ जो मुझे मरियम नवाज़ बताती है, तो और वो जर्नलिज़्म नहीं है। जिसकी वजह से मुझे पैसे मिलते हैं या मैं हाँ, या जो भी रीज़न है, अगर मैं अपनी बायस पे भी लेकिन मैं सिर्फ़ एक सच वो बता रहा हूँ जो कि किसी एजेंडा के तहत आ रहा है और जिसका मकसद ये नहीं है कि अवाम को सर्व करना, कम्युनिटी की इन्फॉर्मेशन नीड्स को सर्व करना ताकि कम्युनिटी अपने बारे में बेहतर डिसीजंस ले सके। मैं उनको मिसगाइड करना चाह रहा हूँ कि ताकि वो कम्युनिटी अपने बारे में बेहतर डिसीजंस ना ले सके। वो ये समझने लग जाए कि लुटेरों का टोला जो है, वो असल सियासतदान है, हमारे खैर ख्वाह है। तो इसकी वाह! वज़ह से क्या कम्युनिटी बेटर ऑफ होगी या वर्स ऑफ होगी? तो तो विकास इसका ऑब्जेक्टिव एक तो ये हो गया कि ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव ट्रूथफुल खबर पहुंचाई जाए। बिल्कुल, दूसरा ये हो गया कि ये रेफरेंस बन गया कि कल को किसी ने अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वहां से जाके आपका जो बिल है एक बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है। बिल्कुल। अच्छा इसके अंदर इसको कैसे हाउ विल यू फंड इट मतलब लोग क्या 1 रुपया देंगे महीने का 10 रुपए देंगे 100 रुपए देंगे कैसे होगा? लेकिन डिफरेंट मेंबरशिप टियर्स होंगे यानी बेसिक मेंबरशिप अभी तक मैंने सोचा है कि तकरीबन $10 पर मंथ और $50 पर मंथ और $100 पर मंथ और हर उफ टियर पे अपने इतने दे देंगे लोग पैसा? जो लोग बिलीव करते हैं कॉज़ पे वो दे देंगे और उनको अच्छा फिर उसका हिसाब से रिटर्न भी उसी तरह से मिलेगा यानी उनके जो बेनिफिट्स होंगे कि आप कितनी इन्वॉल्वमेंट हो सके आपकी जर्नलिज्म के अंदर क्योंकि ठीक। लोग जो है बिलीव करते हैं कुछ चीज़ों के अंदर और वो चीज़ें हाँ। यानी अगर समझे मैं भी बना रहा हूँ तो मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कॉज़ पे। तो हम्म आपकी ज़िंदगी का पर्पस होता है वो बहुत सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंट होता है कभी-कभी। बिल्कुल मैं सही कहा। $25 नेटफ्लिक्स को भी देता हूँ। मैं आगे $20 किसी और को भी दे रहा हूँ। मेरी हाँ, 5-6 सब्सक्रिप्शन है, अमेज़न प्राइम भी रखा हुआ है, मैंने हाँ, डिज़नी प्लस भी रखा हुआ है। लेकिन अब ये चीज़ मैंने अमेरिका के अंदर देखी है। अमेरिका के अंदर जो लोग कम्युनिटी जर्नलिज़्म पे बिलीव जो जो आपने जिस तरह मैंने बताया जिस जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ अभी, वो 200 उनके पास न्यूज़पेपर्स हैं। वो सारे न्यूज़पेपर्स कम्युनिटी फंडेड है। कम्युनिटी हाँ, किसी वजह से फंड करती है उसको क्योंकि कम्युनिटी को का अगर आप इंटरेस्ट है। मेंबर ऑफ कम्युनिटी आपको इंटरेस्ट है ना कि आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और आप सच जानना चाहते हैं। आपको नुकसान भी हो रहा होगा। आप देखें जो ताजिर थे बेचारे जो अनकनेक्टेड ताजिर थे पाकिस्तान के कराची के, जब उनको 2021 में सॉरी 2022 के अप्रैल में मिफ्ता साहब बोले थे कि डॉलर तो बस नीचे आने वाला है। हाँ, डॉलर बेचना शुरू कर दो वरना डॉलर नीचे आ जाएगा। और वो उन लोगों ने मिफ्ता साहब की बात सुन ली। अगर उनको अच्छा एनालिसिस मिल रहा होता, ऑनेस्ट एनालिसिस मिल रहा होता, तो उनको हम्म पता होता कि डॉलर मैं नहीं बेचूँ और मुझे जो है ये नहीं नुकसान हो जाएगा और जो भी वो दे रहे हैं मंथली पैसे
यानी अपने अपने एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना आपको उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल पड़ता है अगर आप अच्छा, ये बताओ कि इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर डिजिटल पाकिस्तान में सक्सेसफुल होगा? मेरे ख्याल से होगा, हाँ। और इसकी पाकिस्तान का मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बट आई थिंक के बाहर जो डायस्पोरा हमारा है ना, 10 मिलियन, 1 करोड़ है ना, मेरी 100 एंड मेरा ख्याल है 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। मेरा 60% पाकिस्तानी बेस है, 40% मेरा बाहर है बेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 70-72 हजार मेरे पाकिस्तानी जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, वो बाहर है। अब उसमें से कितने कन्वर्ट होते हैं इनटू पेइंग मेंबर्स फॉर दिस चीज, आई डोंट नो, बट मेरा ख्याल है कि अगर आप एक लो एंट्री पॉइंट रखें, खैर इसमें बाद में बात करेंगे, इसकी बिजनेस प्लानिंग है, बट दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया। मेरा ख्याल है इसके अंदर आप वीडियो जरूर डालिएगा कि इसको नॉट जस्ट अ न्यूज़पेपर बट इट इज रियली ए ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म, मल्टीमीडिया, बिल्कुल मल्टीमीडिया, और इसके अंदर कोई रेगुलर प्रोग्रामिंग भी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज अगेन, यू नो, बिल्कुल सर, इंग्लिश लैंग्वेज टॉक शोज, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज। हाँ, मेरा इरादा तो यही है कि इसको यानी पाकिस्तान के बेस्ट मीडिया आउटलेट्स के अंदर इसका शुमार किया जाना चाहिए। नहीं जी, रीजन के और दुनिया में दिस हाँ, शुड बी द रेफरेंस पॉइंट। अगर दुनिया में किसी भी मीडिया वाले को या किसी भी हिस्टोरियन को कोई ऑथेंटिक खबर चाहिए हो ना पाकिस्तान के लिए, तो फर्स्ट टॉप ऑफ माइंड उसके हो, यार ये वकास का मीडिया हाउस पे जाके देखो, सबसे एक्यूरेट और सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसके फॉर्मेट्स और इसके जो स्टैंडर्ड्स, एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स रखेंगे वो भी इसी हिसाब से कि अगर कोई जो यानी सारे व्यू पॉइंट्स उसमें इंक्लूड हो जाएँ एक स्टोरी के अंदर। कोई ये ना बोल सके कि ये बायस्ड है या कोई व्यू पॉइंट इसने मिस किया हुआ है। बायस तो एक यानी होता ही है, लेकिन ये हो कि आपने इनकम्प्लीट स्टोरी ना हो, आपके हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपने इंक्लूड किया हुआ। हाँ, और बायस मेरा ख्याल है पॉजिटिव बायस होना भी चाहिए। अगर आप एक अच्छे काम के लिए चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर फ्री डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए काम करें, अगर कोई भी चीज उसको प्रमोट करती है तो आप उसको एक्टिवली प्रमोट करें। बिल्कुल, यानी जो बंदा कानून आइन तोड़ रहा है और जो बंदा आइन की हिफाजत कर रहा है, वो दोनों बराबर तो नहीं है ना। बराबर नहीं है, दे कांट गेट द सेम। मेरा ज़मीर है, तो मैं उस बंदे के साथ हूँगा जो आइन को तोड़ रहा है या आइन को तोड़ने के लिए बहाने बना रहा है, या मैं उसके साथ हूँगा कि जो आइन की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे जब मैं लिखता हूँ या वीलॉग, लोग कहते हैं आप हर वक्त नवाज शरीफ को गालियां देते हैं, जरदारी को गालियां देते हैं, आसिम मुनीर बाजो को देते हैं, आप इमरान को क्यों नहीं गालियां देते? मैंने कहा यार तुम क्या कंपैरिजन कर हाँ, हाँ। जब वो चीजें करेगा तो बिल्कुल देगा। अब ये देखिए, मुझे भी लोग इस तरह बोलते हैं, मुझे पता नहीं, लोग जो फुल टाइम नूनी है ना दुनिया के, वो समझते हैं कि हर बंदा जो है वो पीटीआई सपोर्टर है। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट था, और यानी इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई थी, सबसे पहले जो एक स्कैंडल था वो जुल्फी बुखारी साहब का, वो सॉफ्टवेयर का कोई एक स्कैंडल था, वो मैंने स्टोरी वो ब्रेक की थी। ये 2018 की बात है, जब कोई करता भी नहीं था। फिर वो तानिया इल्दुरुस वाली स्टोरी थी कि किस तरह तानिया इल्दुरुस को निकाला गया पीटीआई के अंदर आपस की लड़ाई की वजह से, वो स्टोरी भी मैंने ब्रेक की। अगर मेरा पीटीआई के साथ कुछ लेना देना होता तो मैं उनके खिलाफ स्टोरीज नहीं ब्रेक करता। अब बात यह है कि ये अभी क्लियर कट है, जो हक और बातिल के दरमियान में जो लकीर है वो साफ वाज़ेह हुई हुई है। और अगर आप इसमें अभी भी दरमियान में खड़े होके कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी चीज़ हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ को बराबरी की सतह पे देखता हूँ, तो आप और कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ खुद पसंद है अभी। अल्लाह अकबर, क्या बात की। वकास अहमद, थैंक यू सो मच। इट इज सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एक ऐसी ठंडी हवा, खूबसूरत हवा का झोंका है आप। अल्लाह सुब्हान ताला आपके इरादे मजबूत करे, कामयाब करे, आपका ये मीडिया प्लेटफॉर्म करे। मेरी कोई खिदमत, मैं हाजिर हूँ। और नाजरीन, वकास, ये जो वकास अहमद जैसे लोग हैं ना, आप लोग हैं, फ्यूचर है पाकिस्तान का। हम लोगों ने अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादती की, हम लोग अपने कामों में लगे रहे, वो जो खुद पसंदी में रहे, और हमने अपने मुल्क का दिफा नहीं किया। वकास अहमद और बाकी आपने जो नौजवान हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अगर हकीकी आज़ादी लेनी है तो आपको जोरे बाजू से और हक की आवाज़ बुलंद करनी से लेनी पड़ेगी। वकास, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर आए मेरे पास, वंस अ वीक एक समरी दिया करें पाकिस्तान के हालात की। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली नशिस्त में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान, अल्लाह सुब्हान तआला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल-ओ-याल और आपके प्यारों को
हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।